भारत की राज्य व्यवस्था। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति ये शीर्षक है जिसका वर्णन आर्टिकल 52 से 73 में दिया हुआ है। जब हम सिर्फ वो उपराष्ट्रपति का बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो है वर्णन 63 से 69 तक दिया हुआ है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ दो तरह का व्यवस्था की गई, एक संघ में एक राज्य में। संघ में जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल देखते हैं जैसे 53, 74 क्लोज 1, 75 क्लोज 1, 75 क्लोज 2 और 75 क्लोज 3, जिसमें हम 53 का बात करते हैं, आर्टिकल 53 के बारे में। तो इसमें कहा गया है, दिया गया है कि भारत का संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है कि भारत का जो है संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होगा। बात करते हैं 74 क्लोज 1, आर्टिकल 74 क्लोज 1 का। तो इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिनका मुखिया जो है राष्ट्रपति होगा। 75 क्लोज 1 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्री का जो है नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्री का नियुक्ति करेगा। अब देखते हैं कि आर्टिकल 75 क्लोज 2, आर्टिकल 75 क्लोज 2 में देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करेगी। मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करेगी। आर्टिकल 75 क्लोज 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगा। क्या दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस आर्टिकल 75 क्लोज 3 में दिया हुआ। अब देखते हैं कि आर्टिकल 74 क्लोज 1 में क्या 74 क्लोज 1 जो है पहले नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में के द्वारा जो है इसको लाया गया और इसमें दिया हुआ कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद जो होगा वो बाधितकारी होगा या नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा, इसके द्वारा ये कहा गया है कि वो जो है बाधितकारी होगा। वो जो है राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा जो सलाह दिया जाएगा। अब देखते हैं कि आर्टिकल 75 क्लोज 1 देखते हैं। इसको आर्टिकल 75 क्लोज 1 देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करेगा। ठीक, इसको देख लेते। आर्टिकल 75 क्लोज 2 में दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करेगा। मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। सबसे पहले देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो है कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो है अपना पद धारण करते हैं। आर्टिकल 75 क्लोज 2 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति होती है। 5 वर्ष जो होता है उनके प्रधानमंत्री या मंत्री होने का नहीं होता है। वो जिस सदन का सदस्य होता है उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री नहीं है, सबसे पहले वो लोकसभा का सांसद है। सांसद कहाँ से? वाराणसी से। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। तो लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पर विघटित होती है। इसके 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा ही एक अस्थायी सदन है जो हमेशा चलता रहता है। लोकसभा के सदस्य के कारण 5 वर्ष रहता है नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहले वो सांसद है। अब 5 साल पीएम होने का नहीं है, सांसद होने का है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 75 क्लोज 3, इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद का गठन कहाँ से होता है? तो
मंत्रिपरिषद का गठन सबसे पहले अगर हम केंद्र में जाएं तो केंद्रीय विधानमंडल होता और राज्य में जो है राज्य का विधानमंडल होता। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है वो देखते हैं। तो केंद्र में जो है केंद्रीय विधानमंडल होता है और राज्य में जो है राज्य का विधानमंडल होता है। केंद्र के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। अगर हम राज्य के बारे में बात करें तो विधानसभा होता है, एक होता है विधान परिषद। तो राज्य में जो है निचला सदन विधानसभा होता है और केंद्र में जो है निचला सदन लोकसभा होता है। तो निचले सदन का 15% ही मंत्री होता है। तो लोकसभा का सीट कितना है तो 545, उसका 15% यानी 82 मंत्री, वही मंत्री परिषद होता है। अब वही मंत्री परिषद होता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति, सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष जो है पूरा कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हता या योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी जो सदस्य बनने के लिए जो भी अहर्ताएँ होती है, जो भी योग्यताएँ होती है वो होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि दिया हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसे होता है। तो ये दिया हुआ आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन होगा। तो पहला है कि लोकसभा तथा राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो भी है वो राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में अपना वोट डाल सकते हैं। दूसरा है कि सभी राज्य के विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य डाल सकते हैं। तीसरा, ये मूल संविधान से नहीं था, इसको 17वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में इसके माध्यम से 17वां संविधान संशोधन जब 1992 का हुआ था तो उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा को इसके अंदर जोड़ा गया। अब ये जोड़ा कब गया तो 69वां संविधान संशोधन जब 1991 हुआ था तो इसी में 2 आर्टिकल जोड़ा गया था, एक 239(a) और एक जोड़ा गया था 239(a)(b). 239(a) में जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था कि दिल्ली का नाम बदल के NCT दिल्ली रखा गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और 239(a)(b) में क्या किया गया था, इसी के तहत जो है दिल्ली को विधानसभा मिली थी इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद। तो इसमें 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 71, 72 क्लॉज 2 और 73 क्लॉज 3। तो आर्टिकल जो है 71 के अंतर्गत कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद, इसका निपटारा करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक। आर्टिकल 71 क्लॉज 2 कहता है कि यदि किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध रूप भी घोषित हो जाता है, अगर वो 5 साल के लिए चुना गया है, अवैध घोषित का मतलब कि जब से राष्ट्रपति चुना गया है 2 साल तक काम किया, उसके बाद अवैध घोषित हो गया, तो उसके द्वारा जो किया गया 2 साल तक काम था वो अवैध घोषित नहीं होगा, वो वैध घोषित ही रहेगा। वो जैसे कोई कानून बना दिया 2 साल में तो कानून जो है रिजेक्ट नहीं होगा, वो वैध ही घोषित रहेगा, अवैध घोषित नहीं होगा। ये कहा गया है आर्टिकल 71 क्लॉज 2 में। आर्टिकल 71 क्लॉज 3 में कहा गया है, हमारे सांसद को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय के बारे में कोई भी कानून बना सकती है। इसी के तहत सांसद में विधि बनाएगी और ये विधि बनाएगी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 बनाएगी, जिसके माध्यम से सांसद को कहा गया कि राष्ट्रपति जिसको बनना है उसको
कम से कम 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक चाहिए। क्या कहा गया कि जिसको राष्ट्रपति बनना है उनको 2 प्रस्तावक तथा 2 अनुमोदक चाहिए। तो 2 प्रस्तावक का मतलब होता है कि 2 वो लोग होंगे जो नाम का प्रस्ताव रखेंगे कि इसको ही राष्ट्रपति बनाया जाए, और 2 अनुमोदक का मतलब होता है कि 2 वो लोग होंगे जो अनुमोदन करने वाले होंगे कि हाँ इसी को राष्ट्रपति बनाया जाए और यही बनना चाहिए। इस विधि का होने लगा मिसयूज। 1969 ईस्वी का जब चुनाव हुए थे तो देखा गया था कि 17 लोग नामांकन भरे थे, जिसमें से 9 लोगों ने एक भी वोट नहीं मिला। 9 लोगों को एक ही वोट नहीं मिला। इस वजह से क्या क्या हुआ तो निर्वाचन आयोग जो है उस पर काफ़ी खर्च पड़ता था और काफ़ी जो है इससे सांसद परेशान हो गए। तो इसी को सुधार करने के लिए उसमें संशोधन किया गया। सांसद ने इस अधिनियम में फिर से संशोधन किया और 1974 ईस्वी में संशोधन करके जहां 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक था वहां 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक जो है अनिवार्य कर दिया। लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनका भी मिसयूज होने लगा। तो फिर जो है सांसद ने इस पर फिर संशोधन किया और इस बार जो है संशोधन किया और इसका नाम भी चेंज कर दिया कि राष्ट्रपति एवं रखा गया राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997। और इसके माध्यम से कहा गया कि 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए, और साथ ही कहा गया कि आप लोगों को 15,000 रुपया रखनी होगी। यदि तुम कुल मतों का 1/6 भी वोट नहीं हुआ तो कुल जमानत राशि जो 15,000 रुपया जमा लेते थे उनको जब्त कर दिया जाएगा। जैसे कि टोटल आदमी 100 आदमी वोट दिए, जिसका जो 1/6 वोट होना चाहिए, 15 वोट होना चाहिए। अगर उससे कम आया तो 15,000 रुपया और जमानत जो है जब्त कर ली जाएगी। उसी तरह से उपराष्ट्रपति के लिए जो है, जैसे राष्ट्रपति के लिए जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए था, उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो है इस अधिनियम के तहत जो है प्रावधान रखा गया। देखते हैं क्या अगला है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को 4 प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई है। एक विधायी शक्ति, दूसरा न्यायिक शक्ति या क्षमादान की शक्ति कहते हैं इनको, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो पहला देखते हैं कि विधायी शक्ति क्या होता है। तो विधायी शक्ति, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 85 में किया गया है। इसमें कहा गया है, पहला है कि सत्र को आहूत करना तथा सत्र का सत्रावसान करना। राष्ट्रपति के द्वारा सत्र को आहूत करना या सत्र का सत्रावसान करना। सत्र को आहूत करने का मतलब है कि सत्र को बुलाना, और सत्र का सत्रावसान करने का मतलब है कि सत्र को ख़त्म करना। तो सबसे पहले सत्र देखते हैं क्या होता है। तो सत्र 3 प्रकार के होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो सत्र को बाद में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि संयुक्त बैठक क्या होता है। संयुक्त बैठक जो होता है वो क्या होता है, तो इसको भी राष्ट्रपति ही बुलाता है संयुक्त बैठक को। तो संयुक्त बैठक बुलाने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जब बिल बनता है तो उस बिल को या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में भेजा जाता है। मान के चलिए कि अगर भेजा जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा जो है उसको प्रेसिडेंट के पास यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट, कानून या लॉ बन जाता है। जब लोकसभा द्वारा भेजा गया बिल राज्यसभा के पास 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो उसको डेडलॉक माना जाता है, यानी गतिरोधक माना जाता है उसको। तो इस गतिरोधक को दूर करने के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में हमारे राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है कि संयुक्त बैठक बुला सकता है। और दोनों सदनों की ये भी राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है।
अब देखते हैं कि संयुक्त सत्र क्या होता है। संयुक्त सत्र, इसको आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 87 के अंतर्गत आता है। ये राष्ट्रपति दो समय जो है संयुक्त सत्र को बुला सकता है। पहला, प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक जब होगा तो उस दिन राष्ट्रपति एक सदन को ही नहीं बुलाएगा, उस दिन राष्ट्रपति दोनों सदन को बुलाएगा, अब भाषण देगा, और उसके द्वारा जो भाषण दिया जाता है वो लिखा जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। दूसरा कब बुलाएगा संयुक्त सत्र, तो प्रत्येक वर्ष के पहली बैठक जब भी होगी उस दिन राष्ट्रपति दोनों सदन को फिर से बुलाएगा और भाषण देगा राष्ट्रपति। और भाषण लिखा रहेगा किसका, तो वो रहेगा मंत्रिपरिषद के द्वारा भाषण लिखा रहता है। तीसरा देखते हैं, तो लोकसभा में राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करते हैं आर्टिकल 331 के तहत। अब इसे हटा दिया गया है 104 संविधान संशोधन द्वारा। चौथा देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है आर्टिकल 80 के तहत। और अध्यादेश जो है वो जारी करना, ये भी राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है, तो ये राष्ट्रपति के जो है विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी करना ये आता है। संयुक्त बैठक हो गया, संयुक्त सत्र हो गया। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, हाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां देखते हैं। तो ये जो है क्षमादान करने की शक्तियां राष्ट्रपति के पास जो है 5 प्रकार के हैं। पहला लघुकरण है, उसके बाद परिहार है, उसके बाद विराम है, उसके बाद प्रविलंबन है, उसके बाद क्षमा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया जाता है क्षमादान की शक्तियाँ, उसमें लघुकरण को देखते हैं। लघुकरण क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब सज़ा दिया जाता है कानून की तरफ से, तो कारावास जो दिया जाता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण कारावास, एक होता है कठोर कारावास। कठोर कारावास में हार्ड काम लिए जाते हैं, जबकि साधारण कारावास में काम नहीं लिए जाते हैं। तो लघुकरण क्या होता है, इसके द्वारा व्यक्ति को यदि कठोर कारावास यानी 20 साल का सज़ा हो जाता है, तो लघुकरण के द्वारा जो है कठोर जो कारावास मिला है उसको साधारण कारावास में राष्ट्रपति इस शक्ति के द्वारा जो है साधारण कारावास में उसको चेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन सज़ा अगर 20 साल मिला है तो उसको 20 साल ही सज़ा काटना पड़ेगा। अगर कठोर कारावास है तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है लघुकरण के द्वारा कि उसको साधारण कारावास में चेंज कर सकते हैं। परिहार क्या होता है, परिहार, अगर व्यक्ति को परिहार राष्ट्रपति अपना शक्ति देते हैं, तो 20 साल का सज़ा है कठोर कारावास, तो उसको चेंज करके 10 साल जो है कठोर कारावास हो जाता है। 20 साल है तो 10 साल हो जाएगा कठोर कारावास। उसके बाद विराम क्या है, अगर राष्ट्रपति ये दे देता है अपना शक्ति, तो अगर उसका जो है 20 साल सज़ा है तो वो 10 साल हो जाता है कठोर कारावास, और साधारण भी हो जाता है। 20 साल कठोर कारावास है तो वो 10 साल कर देता है, उसमें कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में ही चेंज कर देते हैं विराम के अंतर्गत। अब प्रविलंबन क्या है, यदि किसी कैदी को फांसी मिल गया है तो प्रविलंबन के द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है कि उनकी सज़ा को फांसी न देकर आजीवन कारावास दे सकते हैं। और क्षमा क्या है, तो क्षमा देने के बाद व्यक्ति उसी अवस्था में पहुंच जाता है जिस अवस्था में वह कोई कर्म ही ना किया हो। तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 जो है शक्ति दिया हुआ है क्षमा करने की शक्ति। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, इसको वर्णित किया गया है आर्टिकल 111 में, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है आत्यंतिक वीटो, उसके बाद दिया है विशेषक वीटो, उसके बाद दिया है निलंबकारी वीटो, उसके बाद है पॉकेट वीटो। सबसे पहले बात करते हैं आत्यंतिक वीटो क्या होता है।
अत्यंतिक वीटो क्या होता है? तो जैसे कि सबसे पहले जब कोई कानून बनता है तो उस बिल को लोकसभा के पास जो है विधेयक लोकसभा के पास पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा के पास पेश किया जाता है। राज्यसभा जो है राष्ट्रपति के पास देते हैं, राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर दिए तो वो कानून बन जाता है। जब इन दोनों सदनों के पास से होकर राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन हो रह जाते हैं उस बिल को लेकर। सबसे पहले वो साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है, पर साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है। अगर वो साइन नहीं करे, अगर वो मना कर दे तो उस बिल को पास, अगर वो साइन नहीं करे उस बिल को, अगर मना कर दे तो वो कहलाते हैं, वो उस समय जो है अत्यंतिक वीटो का पावर करते हैं। जब कोई बिल को राष्ट्रपति पास नहीं करता है और वो पालन नहीं करता है तो उस समय जो है वो अपने अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता रहता है। उस समय कौन सा वीटो का प्रयोग करता है? तो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। विशेषत वीटो ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद देखते हैं कि निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो के अंतर्गत जो है, जैसे कि लोकसभा से राज्यसभा के पास जाता है बिल, राज्यसभा से जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जब उस बिल पर साइन ना करके उसे पुनः विचार के लिए भेज दिया जाता है, तो पुनः विचार के लिए भेजने का मतलब है कि राष्ट्रपति मना कर दिए साइन करने से, पुनः विचार के लिए भेज दिए, तो उसको कहते हैं निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो कहा जाता है। और पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति ना किसी बिल को हाँ कहते हैं और ना ही किसी बिल को ना कहते हैं। वो जो है अपने जेब में पड़ा रहता है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति इस वीटो का, तो उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। अब देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार के आपातकालीन शक्ति होते हैं। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, आर्टिकल 307 वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 307 क्या होता है? तो वित्तीय आपातकाल। अच्छा, आर्टिकल 352 राष्ट्रपति शासन, तो इसको लगाने के लिए कम से कम 3 कारण होना चाहिए। या तो युद्ध हो रहा हो, या तो बाहरी आक्रमण हो रहा हो, या तो सशस्त्र विद्रोह हो रहा, या तो युद्ध हो रहा हो, या तो बाहरी आक्रमण हो रहा हो, या सशस्त्र विद्रोह हो। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको डाला गया 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसको डाला गया। सशस्त्र विद्रोह, तो सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है जब सेना देश के अंदर ही अपने ही देश में विद्रोह करने लगे तो उसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि आर्टिकल 356 ये क्या होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। ये अब तक लगभग राज्य आपातकाल 100 से ज़्यादा बार लगाया जा चुका है। ये कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उनको महसूस हो जाए कि किसी भी राज्य का जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तो उस समय लगा सकता है। या उस राज्य के राज्यपाल को भी यह महसूस हो जाए कि उसका राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब संवैधानिक तंत्र क्या है?
तो संवैधानिक तंत्र का मतलब है तो कानून व्यवस्था असफल हो जाना। जैसे कानून व्यवस्था में पुलिस हो गया, पुलिस अपने आप विद्रोह करने लगे, तो संवैधानिक तंत्र असफल हो रहा है, तो उस समय जो है लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। अब देखते हैं कि आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि वित्तीय शाखा खतरे में है, उसे महसूस होने लगे कि उसका वित्तीय शाखा जो है, देश का वित्तीय शाखा खतरे में है, तो वो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। आर्टिकल 56 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये दिया हुआ है आर्टिकल 56 क्लॉज ए सब क्लॉज, आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। अब आज देखते हैं कि आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में क्या दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर, अब दूसरा है कि हटाने का विधि, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का संविधान में एक ही आधार बताया गया है, संविधान का अतिक्रमण। इससे क्या होता है कि इसका संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, संविधान का अतिक्रमण का। अब देखते हैं कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। तब यदि राष्ट्रपति सलाह पर काम ना करे तो अगर वो उसको मना कर दे तो संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा। तो आर्टिकल 74 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा, और राष्ट्रपति इधर कहेगा कि हम उसके सलाह पर काम नहीं करेंगे, तो वो जो है अतिक्रमण ही तो माना जाएगा। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये आर्टिकल 61 में जो है वर्णन किया हुआ है। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। अब 14 दिन बाद क्या होगा कि सांसद 1/4 लोग प्रस्ताव लेकर आना पड़ता है, और लोकसभा के अध्यक्ष इसको स्वीकार करेगा। अगर स्वीकार कर लिया, अब होगा इस पर बहुमत। अब बहुमत होगा, तो बहुमत कैसे होगा? तो सदन के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत चाहिए। अब सदन के कुल सदस्य की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्य की संख्या है 545। अब सदन के कुल सदस्य की संख्या यानी 545 का 2/3 अगर बहुमत हो जाए तो वे विधेयक लोकसभा से पास माना जाएगा और अगला सदन में जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगा? अब राज्यसभा इसकी जांच करेगा कि सही में 2/3 बहुमत जो है, बहुमत से कुल सदस्य 2/3 बहुमत जो है इसमें दिया है कि नहीं दिया है, ये सब जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में मोटे तौर पर समझा जाए तो आप ये समझेंगे कि एक सदन है जो आरोप लगा रहा है और दूसरा सदन है कि जो उसकी जांच करता है, या उल्टा भी हो सकता है कि पहला जो है राज्यसभा में जाए, उसके बाद लोकसभा उसकी जांच करे। तो जांच करने के बाद अब यहाँ भी सदन का जो है 2/3 बहुमत, यानी राज्यसभा में भी सदन का 2/3 बहुमत कराया जाएगा। अगर वोट दे दिया है तो यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। उसके बाद जो है राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र मिल जाएगा, और राष्ट्रपति को जो मिलता है 5 लाख रुपया वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
ये इसका वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 127 में वर्णन किया गया है। तो इससे पहले देखते हैं कि जो कोई भी कानून कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो है कोई भी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा उसको राज्यसभा में भेज देता है, राज्यसभा जो है उसको जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो वो एक्ट, कानून या लॉ बन जाता है। लोकसभा राज्यसभा जो है वो एक साथ कभी कभी आकर बैठते हैं, इन्हीं को कहते हैं सत्र। लोकसभा राज्यसभा जो है यही देखते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो लोकसभा राज्यसभा जो है ये कभी कभी कानून जो बनता है तो लोकसभा राज्यसभा एक साथ नहीं बैठते हैं, ये कभी कभी आके एक साथ बैठते हैं, उसको कहा जाता है सत्र, सेशंस। ये साल में 3 बार बैठते हैं और इसका कोई समय फिक्स नहीं होता है ये कब बैठेंगे। तो सत्र तो 3 प्रकार के होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। अब बजट सत्र कब होता है तो बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र कब होता है तो जुलाई से सितंबर तक होता है। शीतकालीन सत्र कब होते हैं तो नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होते हैं। ऐसा कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जब ये ऐसा कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए जब सत्र ना चल रहा हो, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे जून हो गया, जनवरी हो गया, अक्टूबर हो गया, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है। उस पर वो कानून बना सकती है। और कानून कब बनाएंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कानून बनाएंगे। अध्यादेश तब आयोग जब सत्र ना हो तब। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद सत्र के आने के, जब राष्ट्रपति कानून में घोषणा कर दी, मंत्रिपरिषद से लेकर मंत्रिपरिषद की जो है सहायता और सहयोग से लेकर कानून बना दिए। अब राष्ट्रपति की घोषणा के बाद सत्र के आने के 6 हफ्ते तक ये लागू रहता है। अगर 6 हफ्ते में दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया जाता है तो ये जो है कानून बन जाता है, नहीं तो फिर ये जो है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अध्यादेश के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। कानून बनाने का प्रक्रिया पहले देख चुके हैं कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर जो है आर्टिकल 123 में जो है के तहत जो है बना सकते हैं। लेकिन वह जो है 6 हफ्ते के बाद अगर उसे दोनों सदन में पास कर दिया जाता है तो वो कानून बन जाता है, नहीं तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है। अध्यादेश द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अध्यादेश को राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे वापस ले सकता है। तो आज देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल और इसके बारे में जानकारी।